प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। फसल उन्नयन में मार्कर असिस्टेड प्रजनन का उपयोग। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन को मार्कर एडेड सिलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं मास, MAS। तो MAS जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है क्या? ये एक तरह की ब्रीडिंग मेथड है, एक प्रजनन विधि है जिसका उपयोग हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या हम लोग पौधों का वर्णन करते हैं, प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाता है किस आधार पर? मॉलिक्यूलर मार्कर्स के आधार पर। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं? ये DNA के अंदर पाए जाते हैं। हमें पता है कि DNA जो है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर 2 श्रृंखलाएं होती हैं और हर एक जो DNA श्रृंखला है या DNA स्ट्रैंड है उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम होता है। ठीक है, 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, AGCT, है ना। तो उनका एक विशेष क्रम जो है वो पाया जाता है DNA स्ट्रैंड के ऊपर। ठीक है, अब होता क्या है कि उसके बीच बीच में कुछ जगहों पर, है ना, कुछ जगहों पर जो क्षार क्रम है या बेस सीक्वेंस है उसको हम लोग पहचान सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसके द्वारा? मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के द्वारा। कौन कौन सी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था बहुत सारी टेक्निक्स, है ना। तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स या आणविक तकनीकों के उपयोग से इन क्षार क्रमों को या बेस सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर मार्कर्स के आधार पर प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाता है या पौधों का वर्णन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कह देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर होता है ये जुड़ा हुआ रहता है, फिजिकली अटैच होता है या भौतिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? डिजायर्ड जीन के साथ। वांछित जीन जो होता है, वांछित जीन कौन सा होगा? जो किसी विशिष्ट लक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको वांछित जीन बोल देते हैं। तो वांछित जीन के साथ ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर है ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और फिर इसी का उपयोग हम लोग करते हैं, इसी का यूज हम लोग करते हैं किस लिए? इस वांछित जीन को या इस डिजायर्ड जीन को पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसको आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डिजायर्ड जीन को। अब इसको बोल देते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, या इसको आणविक प्रजनन भी बोल देते हैं। अगर हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का उपयोग कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर तो इसको आणविक प्रजनन या मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी? अप्रत्यक्ष वर्ण करते हैं या इनडायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं या फसली पौधे होते हैं उनके आर्थिक लक्षणों के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है या सुधार किया जाता है। आर्थिक लक्षण कौन से होते हैं? जो पौधे के आर्थिक भाग होते हैं, यानी जो भाग हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको मार्केट के अंदर बेचने के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग उसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं की बात कर लें तो उसका इकोनॉमिक पार्ट या आर्थिक भाग कौन सा हो जाएगा? उसके बीज हो जाएंगे। पोटैटो की बात कर लें, आलू की, तो उसका आर्थिक भाग कौन सा हो जाएगा? उसका ट्यूबर हो जाएगा, है ना, कंद जिसको बोल देते हैं। तो इस तरह से आर्थिक भाग कौन सा है, उसके अंदर इकोनॉमिक पार्ट कौन सा है, वो उसका इकोनॉमिक कैरेक्टर या आर्थिक लक्षण हो जाएगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या सुधार कर रहे हैं इस मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा। ठीक है, और ये जो लक्षण है, ये जो आर्थिक लक्षण या इकोनॉमिक कैरेक्टर है, ये जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? मॉलिक्यूलर मार्कर के साथ। ठीक है, एक विशिष्ट क्षार क्रम के साथ या मॉलिक्यूलर मार्कर से ये जुड़ा हुआ रहता है। चलिए, अब हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? तो 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स या 2 प्राथमिक आवश्यकताएं इसके लिए होती हैं। सबसे पहला क्या है? टाइट लिंकेज। अब ये जो टाइट लिंकेज है वो किस प्रकार का होना चाहिए? जो वांछित जीन है, डिजायर्ड जीन है, उसके और जो मॉलिक्यूलर मार्कर है, इन दोनों के मध्य टाइट लिंकेज या मजबूत जुड़ाव होना चाहिए।
अगर मजबूत जुड़ाव नहीं है तो हम लोग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। तो पहली रिक्वायरमेंट या आवश्यकता ये है। दूसरी क्या है भाई, वांछित जीन की उच्च वंशागतित्व, यानी जो डिजायर्ड जीन है उसकी हेरिटेबिलिटी हाई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब नई पीढ़ी उत्पन्न हो तो उस पीढ़ी के अंदर जो डिजायर्ड जीन है या वांछित जीन है वो आसानी से एंटर कर जाना चाहिए, आसानी से प्रवेश कर जाना चाहिए। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसकी जो वंशागति है या इसकी हेरिटेबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं मास के लिए या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए। अब मास के अंदर कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कौन कौन से इसके अभिलक्षण होते हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मास है या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है, इसका यूज़ हम लोग सभी प्रकार की फसलों के अंदर कर सकते हैं। जितनी भी टाइप की क्रॉप्स आप लोग पढ़ते हो, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो, स्वपरागित फसलें, चाहे वो परपरागित फसलें हों, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, या फिर वो एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स हों यानी अलैंगिक प्रवर्धित फसलें हों, तो किसी भी प्रकार की फसल हो उसके अंदर हम लोग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला अभिलक्षण या पहली कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद दूसरा इसका करैक्टर या अभिलक्षण आता है, मास की सटीकता उच्च होती है। सटीकता का मतलब क्या है? एक्यूरेसी। ठीक है, यानी इससे जो भी रिजल्ट आएंगे या जो भी परिमाण होंगे वो 100% प्योर होंगे या शुद्ध होंगे। तो इसकी सटीकता या एक्यूरेसी जो होती है वो उच्च होती है। जबकि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग हम लोग यूज़ करते हैं, परंपरागत जो प्रजनन विधि हम लोग उपयोग करते हैं, उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती है, सटीकता उसकी कम होती है। जबकि मास की जो सटीकता या एक्यूरेसी है वो हाई होगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या भाई, जो कंटेमिनेशन या एरर है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। संदूषण या त्रुटि की जो संभावना है बहुत ही कम हो जाएगी या नगण्य हो जाएगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी या सटीकता उच्च होने का ये फायदा है। तीसरा इसका है, मास जो है वो एक तीव्र विधि है, यानी ये बहुत ही फास्ट मेथड है। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग मास सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो परंपरागत प्रजनन विधि होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, आपको पता ही होगा। जैसे अगर अपने पेडिग्री मेथड की बात कर लें तो उसके अंदर लगभग 13 से 14 वर्ष का समय लग जाता है। तो कई वर्षों का समय जो है वो परंपरागत प्रजनन विधियों के अंदर या कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स के अंदर लगता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर मास सिलेक्शन जो है वो लगभग कुछ महीनों के अंदर ही, है ना, हो जाता है। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर जो मास है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका करेक्टर आता है कि जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है उसका उसके ऊपर वातावरण का या एनवायरनमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो लो हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता अधिक हो कम हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि जो परंपरागत प्रजनन विधि हम लोग उपयोग करते हैं वो कहाँ पे करनी पड़ती है हमें? फील्ड के अंदर। तो फील्ड के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब जो प्रजनन विधि है वो भी प्रभावित होती है। जबकि मास जो है वो हम लोग कहाँ कर रहे हैं? लैब के अंदर कर रहे हैं, प्रयोगशाला के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एनवायरनमेंट का या वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट इसका कैरेक्टर आता है कि जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? QTL मापन के लिए करते हैं। QTL क्या होता है? क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गुणसूत्र के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर ऐसी लोकेशन या ऐसी स्थिति जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स मतलब मात्रात्मक लक्षणों के लिए, है ना। जैसे उपज है एक मात्रात्मक लक्षण है, पौधे की ऊंचाई है एक मात्रात्मक लक्षण है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? QTL, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। तो इनको मापने के लिए या इनका पता लगाने के लिए हम लोग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का जो यूज़ है या उपयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए आधुनिक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके लिए मॉडर्न लेबोरेटरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जो स्टेरिलाइजेशन है या निर्जमीकरण है उसकी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक जो है उसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए
जो भी रिक्वायरमेंट है ब्लॉटिंग के लिए वो उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग करवाएंगे, उसकी यूनिट जो है वो लेबोरेटरी के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न लैब के अंदर ही संभव हो सकता है। तो आधुनिक प्रयोगशाला या मॉडर्न लैब की रिक्वायरमेंट होती है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसका आता है करैक्टर, जो मास है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। ऐसा क्यों है भाई, हेल्थ के लिए ये हार्मफुल क्यों है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन? इसमें एक तकनीक यूज की जाती है जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी का यूज करेंगे, है ना। रेडियो एक्टिविटी मतलब हार्मफुल रेज जो हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज बोल देते हैं उनको, वो हमारी स्किन को हार्म कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक होती है रेडियो एक्टिविटी जो है। तो हम लोग रेडियो एक्टिव प्रोब्स का उपयोग करते हैं। प्रोब्स क्या होती हैं अभी, डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है या खंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, किसी मिक्सचर में से, किसी मिश्रण में से उसके कंप्लीमेंट्री जो आरएनए का भाग होता है या डीएनए का भाग होता है या कोई भी जीन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको पहचानने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग प्रोब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोब का यूज़ करेंगे। ये प्रोब यहाँ पे रेडियो एक्टिव होती है। इसका मतलब इसका जो एक छोर होता है 5' एंड जो होता है इस प्रोब का, उस पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस वजह से ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो हार्मफुल है हमारे लिए, इसीलिए जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है वो हार्मफुल है या खतरनाक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस या हमें सुरक्षा जो है वो रखनी पड़ती है। उसके बाद मास की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मास, जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हम लोग करते हैं उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर 5 मेन स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का चुनाव। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, प्रजनन समष्टि का विकास। तीसरा है डीएनए आइसोलेशन, डीएनए का पृथक्करण। फोर्थ स्टेप है स्कोरिंग ऑफ आरएफएलपी, आरएफएलपी की स्कोरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आकारिकीय लक्षणों के साथ सहसंबंध, कोरिलेशन विद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये 5 स्टेप्स आते हैं मास की मैकेनिज्म के अंदर। तो इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा इसमें, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का चुनाव। तो हमें क्या करना है अभी, विपरीतार्थक लक्षणों वाले जनकों का चुनाव करना है। विपरीतार्थक लक्षण मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई 2 तरह की हो सकती है, उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या विपरीतार्थक लक्षण हो सकते हैं। एक तो है लंबापन और दूसरा है बौनापन। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैं कहता हूँ बीज की आकृति या शेप ऑफ सीड कैसे हो सकती है, राउंड, गोलाकार हो सकती है। दूसरी रिंकल्ड, है ना, झुर्रीदार हो सकती है। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं या विपरीतार्थक लक्षण हैं। तो हमें यहाँ पे 2 पेरेंट्स लेने हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, नर जनक और मादा जनक। तो इन दोनों के अंदर जो कैरेक्टर हैं या लक्षण हैं वो कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए या विपरीतार्थक होने चाहिए। एक पेरेंट जो है वो लंबा है तो दूसरा बौना होना चाहिए। एक पौधे के अंदर अगर बीज गोलाकार हैं तो दूसरे के अंदर रिंकल्ड यानी झुर्रीदार होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स का या ऐसे जनकों का हमें चुनाव या सिलेक्शन करना है। तो ये पहला स्टेप है हमारा। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अभी ब्रीडिंग पॉपुलेशन को डेवलप करना है या प्रजनन समष्टि जो है उसको डेवलप करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी संकरण करवाते हैं। जनकों के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। संकरण से हमें क्या मिलेगा, बीज मिलेंगे, हाइब्रिड सीड या संकर बीज प्राप्त होंगे। इन संकर बीजों को हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। अगले वर्ष नेक्स्ट सीजन में हम लोग इन संकर बीजों को फिर से फील्ड के अंदर उगाते हैं। तो इन संकर बीजों को जब फील्ड में उगाएंगे तो उगाने से जो प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि विकसित होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, F1 संकर पीढ़ी या F1 हाइब्रिड जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, F1 जो जनरेशन है या F1 जो पीढ़ी है, इसके अंदर जितने भी पौधे होते हैं उनका लक्षण प्रारूप या जो फिनोटाइप होता है वो एक समान होता है या समरूपी होता है। यानी जितने भी पौधे आपको दिखाई देंगे वो बाहर से देखने पर एक जैसे दिखाई देंगे।
ठीक है। लेकिन इनका जो जीनोटाइप होगा या जीन प्रारूप होगा वो अलग अलग होगा या डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब जीन प्रारूप या जीनोटाइप में ये कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मज होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भी, इन पौधों के अंदर F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं, इनमें स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन से फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद बीज बन जाएंगे। अब इन बीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित करके रख लेते हैं। अगले वर्ष फिर से इन बीजों को उगाएंगे फील्ड के अंदर। ठीक है। और इनको उगाने से हमें एक प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि प्राप्त होगी, जिसको क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी या पॉपुलेशन या F2 समष्टि विकसित हो जाती है। ठीक है। अब यही F2 पॉपुलेशन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग पॉपुलेशन बोल देते हैं। ठीक है। ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है, इसके हमें कितने पौधे चाहिए होते हैं, 50 से 100, है ना, मिनिमम 50 और अधिकतम 100 पौधे जो हैं वो F2 पौधे आगे उपयोग के लिए हमें आवश्यक होते हैं। तो 50 से 100 पौधे अगर आप डेवलप कर लेते हो एक छोटे से फील्ड के अंदर, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप है आपका। इस डायग्राम में देख सकते हो भी, पेरेंट 1 का हमने क्रॉस करवाया है पेरेंट 2 के साथ, है ना। हाइब्रिड सीड प्राप्त हुए, अगले वर्ष इन हाइब्रिड सीड्स को उगाएंगे तो F1 हाइब्रिड्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग करवाने से बीज प्राप्त होंगे, इन बीजों को फिर से अगले वर्ष उगाएंगे तो F2 पॉपुलेशन या F2 जनरेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसके कितने प्लांट्स होने चाहिए, लगभग 50 से 100 प्लांट्स या पौधे जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए आइसोलेशन या डीएनए पृथक्करण। ठीक है। तो हमने जो 50 से 100 पौधे विकसित किए हैं ब्रीडिंग पॉपुलेशन के या F2 पीढ़ी के, उन पौधों में से, अलग अलग पौधों में से हमें क्या करना है, डीएनए को पृथक करना है या डीएनए का आइसोलेशन करना है। ठीक है। तो F2 समष्टि या पॉपुलेशन के प्रत्येक पौधे से या प्रत्येक प्लांट से डीएनए को पृथक कर लेते हैं। तो डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है, वो एक अलग मेथड है। ठीक है। उसकी तकनीक अलग होती है, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि डीएनए को हमें आइसोलेट करना है। डीएनए को हमने पृथक कर लिया, पृथक करने के बाद हम एक एंजाइम का उपयोग करेंगे इस डीएनए के ऊपर, जिसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको, है ना, या आणविक कैंची बोल देते हैं। कैंची क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए को अंदर से काटने का काम करता है। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसको अंदर से काटने का काम करता है। और कट कहाँ पे लगाएगा, स्पेसिफिक लोकेशंस पर, विशिष्ट स्थानों पर, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोल देते हैं। तो डीएनए के अंदर अलग अलग जगहों पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, जिनको पहचान कर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वहाँ पर कट लगा देता है। कट लगाने से होगा क्या, डीएनए के खंड हो जाएंगे, यानी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमें प्राप्त होंगे। तो आरई के द्वारा जब डीएनए को हम लोग ट्रीट करवाते हैं या उपचारित करते हैं, तो डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स या खंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो डीएनए है वो दो जगहों पर पाया जाता है कोशिका के अंदर। पादप कोशिका की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होगा, अभी एक तो केंद्रक के अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा कहाँ होगा, हरित लवक के अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, है ना। अब जो केंद्रक के अंदर डीएनए है उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, जबकि जो हरित लवक के अंदर डीएनए है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। तो अगर हरित लवक का डीएनए है, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उपचारित करवाएं तो कितने खंड या कितने फ्रैगमेंट हमें प्राप्त होंगे, 40 खंड प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर केंद्रक डीएनए है या न्यूक्लियर डीएनए है, उसको अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उपचारित करवाएं, तो क्योंकि केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है उसका साइज या आकार बहुत ही बड़ा होता है, इस वजह से इसके जो खंड हैं वो भी बहुत अधिक संख्या में होते हैं। और कितने होते हैं, 10 लाख खंड, है ना, 10 लाख जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाते हैं, 40 डीएनए फ्रैगमेंट्स या डीएनए खंड मिलते हैं। न्यूक्लियस डीएनए है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उपचारित करते हैं तो 10 लाख डीएनए के फ्रैगमेंट्स या खंड हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जो इन डीएनए खंडों को, जो हमने डीएनए खंड बनाए हैं, इन डीएनए खंडों को पृथक करने का काम करती है, एक दूसरे से सेपरेट कर देती है साइज के आधार पर या आकार के आधार पर।
ठीक है। तो डीएनए खंडों को या डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कहाँ होते हैं? जेल के अंदर होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं अभी, एथिडियम ब्रोमाइड, ये एक स्टेन होता है, ठीक है, एक अभिरंजक होता है। इस अभिरंजक से हम लोग क्या करते हैं, अभी जेल के ऊपर इसका स्प्रे कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जो डीएनए खंड हैं वो अभिरंजित हो जाएंगे, वो स्टेन्ड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम इस जेल को लेके जाएंगे कहाँ पर? यूवी लाइट के अंदर, है ना, यूवी प्रकाश के अंदर इस जेल को लेकर जाते हैं। और यूवी लाइट के अंदर हम लोग पृथक हुए खंडों को या जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं जेल के अंदर, उनको देख सकते हैं, उनको आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है। तो डायग्राम के अंदर देख सकते हो आप, F2 प्लांट्स जो होते हैं, 50 से 100 पौधे हमने बात की थी, उससे हमने डीएनए का आइसोलेशन किया, पृथक्करण किया, डीएनए निकाल लिया। डीएनए को अलग अलग हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, डीएनए खंड मिल जाएंगे। अब इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। तो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। जेल कौन सा लिया जाता है? एगेरोस। जिससे डीएनए खंड क्या हो जाएंगे? सेपरेटेड हो जाएंगे या पृथक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग, एथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा इसको अभिरंजित कर देंगे, स्टेन कर देंगे। फिर यूवी लाइट में इस जेल को जब हम देखते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं, यानी दिखाई देने लग जाते हैं डीएनए खंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आरएफएलपी की स्कोरिंग, स्कोरिंग ऑफ आरएफएलपी। इसका क्या मतलब है? आरएफएलपी हमने रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी की फुल फॉर्म है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जेल के अंदर सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जेल के अंदर जो पृथक खंड होते हैं डीएनए के, उनको हम लोग स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। किसके ऊपर? नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। तो जेल में जो डीएनए खंड या फ्रेगमेंट्स उपस्थित हैं उसको नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली के ऊपर या मेम्ब्रेन के ऊपर स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है। किस तकनीक के द्वारा? ब्लॉटिंग के द्वारा, है ना, ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग करके हम लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी, जो नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली है, अब हम इसको डुबोते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर या एक विलेन के अंदर। उस विलेन में होता क्या है अभी, P32 लेबल्ड डीएनए प्रॉब्स होती है ना, यानी एक ऐसी डीएनए प्रॉब्स जिसका 5 प्राइम एंड या 5 एंड जो है वो P32 से लेबल्ड होता है या चिन्हित होता है। ठीक है। तो इस विलेन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को डुबो देते हैं। ठीक है। अब जो संपूरक डीएनए खंड होंगे, यानी कि जो कंप्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, वो ही संकरित होते हैं, है ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी प्रोब जो है, डीएनए प्रोब कहाँ है? विलियन के अंदर है। और नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली जो है, इसके ऊपर क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं या डीएनए खंड है। तो जो डीएनए खंड संपूरक होगा, कंप्लीमेंट्री होगा, किसके? इन प्रोब्स के, P32 लेबल्ड डीएनए प्रॉब्स के कंप्लीमेंट्री होगा, संपूरक होगा, वो उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाएगा या संकरित हो जाएगा। ठीक है, संकरित हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली की ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं या विकसित करते हैं, और इस एक्सरे फिल्म के ऊपर एक बैंडिंग पैटर्न प्रकट हो जाता है, और उस बैंडिंग पैटर्न का हम लोग आगे क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो इस एक्सरे फिल्म का एनालिसिस करते हैं, और जो डिजायर्ड जीन होता है या वांछित जीन होता है, उसकी पहचान कर ली जाती है। ठीक है। तो जिस पौधे के अंदर या जिस प्लांट के अंदर ये डिजायर्ड जीन उपस्थित होता है, उसी का ही वर्ण या सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है। तो जेल से, इस डायग्राम में देख सकते हो, जेल से हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को या डीएनए खंडों को स्थानांतरित किया या ट्रांसफर किया, कहाँ पर? नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। फिर इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हमने एक सॉल्यूशन या विलियन के अंदर डुबोया। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या था? P32 लेबल्ड डीएनए प्रॉब्स थी। ठीक है। उसके बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी करवाते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की, और फिर एक्सरे फिल्म जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसके ऊपर हमें बैंडिंग पैटर्न दिखाई देता है। लास्ट स्टेप इसके अंदर आता है को रिलेशन विद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो आकारिकीय लक्षण होते हैं उसके साथ सह संबंध हमें दर्शाना है। ठीक है। तो आरएफएलपी जो होता है वो लक्षणों के साथ सह संबंधित होते हैं।
ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसके साथ RFLP जो है वो कोरिलेटेड होता है। कोरिलेटेड कैसे होता है? हमने RFLP करवाया, उससे हमें वांछित जीन का पता चल जाएगा, डिजायर्ड जीन का पता चल जाएगा। अब ये जो डिजायर्ड जीन है वो जिस पौधे के अंदर या जिस प्लांट के अंदर उपस्थित होगा उसका हम लोग वर्ण कर लेते हैं या सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष वर्ण या इनडायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, और फिर फसल का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या आनुवंशिक सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये RFLP कोरिलेटेड होते हैं, सह संबंधित होते हैं कैरेक्टर्स के साथ। उसके बाद इनडायरेक्ट सिलेक्शन किया जाता है, अप्रत्यक्ष वर्ण किया जाता है, और फिर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या आनुवंशिक सुधार किया जाता है फसल के अंदर। ठीक है, तो ये है अभी कंप्लीट मेथड मास या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।